नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है मुकाबला का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर का दौरा किया। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी, तो बदले में जम्मू कश्मीर ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर प्यार लुटाया। आज श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो एक्साइटमेंट था, जो डेडिकेशन जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिखाया, वो वाकई में ऐतिहासिक था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने घाटी के लोगों से संवाद किया। लोगों ने बताया कि 370 हटने के बाद कैसे जम्मू कश्मीर नए युग में प्रवेश कर चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर पहुंचने के बाद वहां का पॉजिटिव माहौल पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे में आज आपके लिए यह भी जानना बहुत जरूरी है कि कश्मीर की बदली बदली फिजाएं क्या कह रही हैं। आइए आपको बताते हुए इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के जरिए हमने लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की। आखिर कितना बदला जम्मू कश्मीर, मोदी का कितना बढ़ा है क्रेज, और 370 हटने का कितना इंपैक्ट हुआ है, और आज की तारीख में कौन है जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच सबसे पॉपुलर चेहरा। आइए सबसे पहले आपको ओपिनियन पोल का सर्वे दिखाती हूं और फिर दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। तो आइए आपको बताते हैं सीएनएक्स इंडिया टीवी का जो ये ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है। ये लोगों के मन की बात है। 370 हटने के बाद कश्मीर की आवाम खुश है या नाखुश है? आपके सामने 67% कश्मीरी ये कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद वो खुश हैं। 28% ऐसे भी लोग हैं, ये भी कश्मीरी आवाम का ही हिस्सा है, जो ये कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद से वो नाखुश है, ये नहीं हटनी चाहिए थी। लेकिन 5% जनता ऐसी भी है जो ये कहती है कि पता नहीं कि उन्हें खुश होना चाहिए या नाखुश होना चाहिए। लेकिन 67 यानी 67 का ये फिगर आपको देखना चाहिए, जो ये कहती है कि धारा 370 हटने के बाद वो खुश है, वो बहुत खुश है। अब अगला सवाल जो हमने जनता से पूछा, कश्मीर की आवाम से पूछा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को कितना फायदा मिला। जम्मू कश्मीर को फायदा मिला होगा तभी तो 67% आबादी ने कहा कि ये 370 हटने के बाद से वो खुश है, और वो इस फिगर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैसे? 41% जनता ये कहती है कि बहुत फायदा हुआ, जिनका ये मानना है कि कश्मीर में विकास हुआ है, कश्मीर की सुंदरता में विकास हुआ है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है, लोगों का व्यापार बेहतर हुआ है, शिक्षा में बेहतरी आई है। थोड़ा फायदा हुआ है 29% लोगों का कहना है। टेररिज्म खत्म हुआ है। देखिए, टेररिज्म को लेकर भी सवाल पूछा गया था, 370 हटने से क्या टेररिज्म पर असर पड़ा है? 73% 73% लोगों का मानना यह है कि टेररिज्म पर इसका असर पड़ा है। ये जम्मू कश्मीर की आवाम कह रही है, ये वहां के लोग कह रहे हैं कि टेररिज्म खत्म हो रहा है, इस पर असर पड़ा है। आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई। 20% लोगों का यह भी मानना है कि टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है, इस पर कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन एक आबादी वो भी है जो ये कह रही है कि टेररिज्म खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, या इसमें कितना असर पड़ा है, इसे लेकर कुछ डिसिसिव ओपिनियन अभी उनका नहीं है। अब बात 370 हटने के बाद से खुद जम्मू कश्मीर की आवाम ये मान रही है कि जम्मू कश्मीर अपने नए युग में विकास कर रहा है, बदलाव की दिशा की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको सुनाते हैं इस बदलाव को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सुखद संयोग बताया। यहाँ की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है, और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। तो संयोग और प्रयोग का जम्मू कश्मीर पर कितना असर हुआ है, वो तो आज प्रधानमंत्री मोदी के श्रीनगर दौरे की तस्वीरों से आपने देख ही लिया होगा। लेकिन लोगों के इस उत्साह और खुशी के पीछे एक और कारण है। हमने अपनी ओपिनियन पोल के जरिए यह भी जानने की कोशिश की कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के आवाम के बीच में सबसे पॉपुलर लीडर कौन है। जरा एक बार एलईडी में आपको वो भी दिखा देते हैं, फिर सारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए उनसे चर्चा की सिलसिले की हम शुरुआत भी करेंगे। लेकिन एक और सवाल जो हमने जम्मू कश्मीर के आवाम से पूछा कि उनके नफर में सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, सबसे चर्चित चेहरा कौन है,
तो इस पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 52% कश्मीर की आवाम ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर फेस है। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला की बात करें, फारूक अब्दुल्ला को 23% आबादी पसंद करती है। राहुल गांधी के लिए 7%, महबूबा मुफ्ती के लिए 9%, गुलाम नबी आजाद के लिए 4% और अन्य 5%। यानी कि सबसे पॉपुलर फेस की भी बात जब आती है तो आधे से ज्यादा आबादी कश्मीर की कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर लीडर है। तो ये तो कश्मीर की आवाम क्या कहती है वो हमने आपके सामने रखा। जम्मू कश्मीर की पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और आज उनकी रैली के दौरान आपने ये भी देखा कि किस तरीके से एक स्वतःस्फूर्त लोगों की आवाज और ये जनता प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां पर पहुंची थी। जब मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि कश्मीर उनके दिल में है और कश्मीर के दिल में मोदी है। परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी अपने परिवार को विश्वास देकर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का यह अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी देखी, प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस भी आपने देखा और जितनी जनता वहां पर एकत्रित हुई थी उसके बाद यहां से क्या मैसेज निकल कर जा रहा है, आज इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए, बहुत स्वागत सर आपका। आरती टिक्कू सिंह जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत स्वागत आरती जी आपका भी कांग्रेस पार्टी की ओर से। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक जी आपका भी बहुत स्वागत। पीडीपी के सीनियर लीडर शेख नसीर साहब हमारे साथ है, जेएनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक पर्सन इफरा जान हमारे साथ है, बहुत स्वागत इफरा आपका भी। और साथ ही अमित रैना जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट है हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। सभी से चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आरती टिक्कू जी, बतौर सीनियर जर्नलिस्ट, बतौर कश्मीरी, क्या आप कश्मीर की फिजा बदलते हुए देख रही हैं? देखिए मीनाक्षी, मैंने कश्मीर पर 24 साल काम किया है और मैं बहुत आश्वासन के साथ ये कह रही हूँ कि पिछले 5 साल में जो कश्मीर का माहौल चेंज हुआ वो ये दर्शाता है, और खास करके जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली आज श्रीनगर में हुई और जिस तादाद में लोग आए, वो ये साबित करता है कि ये जो अलगाववाद की जो राजनीति करने वाले, जो परिवारवाद की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अब्दुल्ला, ये मुफ्तीज, जिन्होंने 70 साल कश्मीर के लोगों का खून चूसा, जिन्होंने कश्मीर के लोगों को लूटा, जिन्होंने सिर्फ झूठ की राजनीति की और जिन्होंने झूठे वादे किए, उन सब के मुंह पे आज एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि इन्हीं लोगों ने ये कहा था 5 साल पहले, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 370 हटाया और 35 से हटाया, तो इन्होंने ये कहा था कि भारत का झंडा उठाने के लिए एक भी यहाँ व्यक्ति नहीं होगा। इन्होंने ये कहा था कि यहाँ खून की नदियां बहेंगी। इन्होंने ये कहा था कि भारत का नारा लगाने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन 5 साल के बाद, जो 5 साल में माहौल हमने देखा कश्मीर में, आज कश्मीर की जनता ने ये दिखा दिया कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था और प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है कश्मीर को लेकर पिछले 5 साल से, वो उस पे भरोसा करते हैं। उनको उसमें वो आश्वासन है कि यही जो रास्ता है कश्मीर को विकास की तरफ ले जाएगा, यही रास्ता उनके बच्चों को विकास की तरफ ले जाएगा। जो फैसिलिटीज, जिस तरह की सुविधाएं श्रीनगर के एलीट के पास थी, आज वो
गरीब बच्चों के पास भी हो सकती है। आज वो ये एस्पायर कर सकते हैं कि जो श्रीनगर के जो अमीर और कुछ चंद फैमिलीज और उनके दोस्त और उनकी रिश्तेदार जो है, आज उनके पास भी वो हो सकता है। आज तो उन्होंने आरती जी जम्मू कश्मीर बैंक का भी उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरीके से उसे घाटे में ला दिया था, लेकिन अब वो भी एक प्रॉफिट अर्निंग बैंक के तौर पर अब जानी जा रही है। इसका जिक्र आज उन्होंने मंच से किया। शेख नसीर जी, परिवारवादी पॉलिटिक्स पर आज जबरदस्त वार किया है, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएं नसीर साहब कि क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे और इतनी बड़ी संख्या में कश्मीरी आवाम उनके साथ खड़ी होगी? चलिए, शेख नसीर जी से संपर्क अभी हमारा टूट गया है। इफ्रा जान साहब, इफ्रा जान जी, आप क्या कहेंगी? आपने एक्सपेक्ट किया था इतनी बड़ी आवाम प्रधानमंत्री मोदी को सुनने पहुंचेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता है नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खुद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी वजह से सरकारी मुलाजमीन जो हैं, उनको शाम को ही मैसेज चला गया था कि सभी सरकारी मुलाजमों को सुबह 5 बजे बख्शी स्टेडियम पहुंचना है। 7,000 सरकारी मुलाजमों की लिस्ट हमारे पास है, जो हमने मीडिया में भी डाली है, जहां प्रॉपर बतौर लिखा गया था कि 7,000 सरकारी मुलाजमों को आना है। और उसके बाद जहां कहीं का भी कोई सरकारी मुलाजमीन था, वो वहां पहुंच गए थे। तो ये जो आप कह रही है ना कि लोग वहां आए थे, बीजेपी को खुद पता है कि वहां सरकारी मुलाजिम आए थे। मतलब 1 लाख प्लस की तादाद में सरकारी मुलाजिम हैं क्या इफ्रा जान जी? जी बिल्कुल, 1 लाख तो लोग, उन्होंने खुद नहीं कहा 1 लाख आए थे, वो खुद कहते हैं 55,000 आए थे। आपने 55,000 से 1 लाख कैसे बना दिया, मुझे नहीं पता। सारी फोन करके बताया 55,000 आए थे। देखिए ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी अगर ये बीच में टोकते रहेंगे। आप जो फिगर्स कहां से ला रही हैं? आप दूसरे पे सवाल पूछ रही हैं फिगर्स का। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके सोर्स क्या है। ठीक है, मैं एक बार इफ्रा जी को सुन ले। मोदीनामा पढ़वाना चाहती हैं, हम उठ जाते हैं। अरे आलोक जी, इफ्रा जी बोल रही है, आप उनके बोलने पे क्यों पांच लोग आप बीजेपी के पक्ष के बैठ जाते हैं और दूसरे को बोलने नहीं देते हैं आप लोग। अरे किसने बोलने नहीं दिया आलोक जी? अभी तो डिबेट शुरू हुई है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और इफ्रा जी बोल रही हैं। जी, पहली बात और दूसरी बात, आंगनबाड़ी वर्कर्स जी, आंगनबाड़ी वर्करों तक को बुलाया गया था, सुबह 5 बजे गाड़ी में बिठा के वहां पहुंचाया गया था कि आंगनबाड़ी का काम में रहना है तो वहां पीएम की रैली में जाना है। वो वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल है, उनको पानी तक नहीं दिया गया था। दूसरी बात, आपने इस ओपिनियन पोल की बात की जहां आपने कहा बहुत सारे लोग बीजेपी से खुश हैं। एक डेमोक्रेसी में इस ओपिनियन पोल को इलेक्शन कहते हैं, और आप जानती हैं कि लास्ट इलेक्शन जम्मू और कश्मीर में कब हुए हैं? 2014 में। अगर इतनी ही आपका ओपिनियन पोल जो है इतना ही सच्चा है, तो बीजेपी जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन से डरती क्यों है? यहाँ की आवाम को इलेक्शन में फेस करने से पिछले 5 साल से डर क्यों रही है? आपने इफ्रा जी जो आरोप लगाए हैं, मैं उसी पर जवाब ले लेती हूँ। सैयद जफर जी, पहला आरोप तो यह है कि सारे सरकारी कर्मचारियों को ये पहले कह दिया गया था कि वहां पर इकट्ठा हो जाइएगा, क्योंकि इसके अलावा कश्मीर की आवाम मोदी जी के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करती। पहला आरोप। और दूसरा आरोप यह है कि आप इलेक्शन से डरते हैं। दोनों आरोपों का जवाब। देखिए, आज जो कश्मीर की जनता ने जो जुनून दिखाया है प्रधानमंत्री जी के प्रति, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और जाहिर है जब इस ऐतिहासिक पल में इस तरह का जुनून देखने को मिला, तो जैसे अभी आलोक जी इरिटेट हो रहे थे, वैसे इफ्रा खान जो है वो इरिटेट हो रही थी, वैसे और भी कुछ जो है अपोजिशन के लीडर्स जो है वो इरिटेट होंगे, इसलिए कि उनके लिए तो कश्मीर एक एटीएम था। आज वो एटीएम जनता के लिए हो गया है। जनता के लिए वहाँ बेहतर माहौल बन रहा है, जनता के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जनता के लिए विकास हो रहा है, जनता के लिए प्रयास हो रहा है। अब परिवार में जो थे लोग, 4 फैमिली थी, जिनके लिए ऐसा लगता था सारी जनता उसकी जागीरदार है और जागीर है, अब वो जनता जो है, जो उनको आज़ादी मिली है, उसके प्रति प्यार जो है उमड़ के आया प्रधानमंत्री के प्रति, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। हकीकत यह है कि आज वहाँ की जनता समझ चुकी है कि विकास का मॉडल जो ही उनको आगे ले जा सकता है, और विनाश का मॉडल जो एनसी है या फिर पीडीपी है या कांग्रेस पार्टी, इनका विनाश का मॉडल था। अब विनाश के मॉडल से निकल के आप देखिए जिस तरह से पर्यटक भी आ रहे हैं,
जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से निवेश हो रहा है, जिस तरह से हालात बेहतर हुए हैं, अब कुछ लोग हैं उनको तो तकलीफ होगी ना भाई, वो उनको देख रहा है कि वहां कह रहे थे जैसा भी टुकु जी कह रही हालात इतने सुधर गए हैं, माहौल इतना अच्छा हो गया है सैयद जी, तो फिर चुनाव से डरते क्यों है? आ रहा उस पे। अरे मीनाक्षी जी पूरी बात तो हो जाने दे, फिर आ जाऊंगा उस पे भी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जाहिर है कहते रहते हैं कि वहां कोई झंडा उठाने वाला बचेगा नहीं। अब इतने झंडे देख रहे हैं चारों तरफ, झंडा ही झंडा, और फिर मोदी जी की गारंटी भी आ गई है। सैयद जी देखिए ना, कुछ तो आलोक जी दिखा रहे हैं मोदी आपको। जी की गारंटी, वो गारंटी की गारंटी है। अब जरा सा जफर जी देखिए ना, वो कुछ वीडियो आपको दिखा रहे हैं। मैं आलोक जी समझ नहीं पा रही हूँ ये क्या है वीडियो में। अरे उनके परेशानी का नहीं उनकी परेशानी का मैं अपने टर्म पे उत्तर दूंगा, मुझे पूरा समय दीजिएगा। समझ सकता हूं मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूं, उनके पास क्या ऑप्शन है। ऐसे ही कुछ जो खास की वीडियो बना के जनता को गुमराह करने की कोशिश, लेकिन जमीन में जो है ना, आज वो देखने को मिल गया जो जुनून। इसलिए इनके लिए उदासी का माहौल है, परेशानी का माहौल है, और इनको पता है इस बार जब भी इलेक्शन होगा वहां पर ये सारे पार्टियां जो उखाड़ के फेंक दी जाएंगी। हम इसको दावा नहीं कर रहे, इसकी जनता ने इस तरह का जुनून दिखाया है, और जनता इस बात का, जनता के ही प्यार से ऐसा होने वाला है। ठीक है, अब जनता को दिख रहा है कि इतने पर्यटक एक साल में इलेक्शन बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, कश्मीर की 3 सीटों पर क्या असर होगा इस रैली का, वो तो जनता बताएगी। सैयद जफर जी एक बार, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं और सभी का रिएक्शन मुझे लेना है। आलोक जी ये क्या, पहले तो आप मुझे वीडियो दिखा रहे हैं, दर्शकों को वीडियो दिखा रहे हैं, बताएं प्लीज। देखिए ये वीडियो है 5 फरवरी का, और ये लेह लद्दाख में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे मोदी जी के खिलाफ। लेकिन मीडिया के साथियों को आजकल वो शायद रैलियां उस तरह की दिखाई नहीं देती, प्रोमो में भी कहीं नहीं दिखाई देगी, केवल मोदी जी का वाह 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 दिखाई देता है। ये 5 फरवरी का है, इसी साल का, लेह लद्दाख का, और इसमें लगभग 1 लाख लोग लेह लद्दाख में मोदी जी के खिलाफ कड़कड़ाती ठंड में इकट्ठे हुए थे। ये भीड़ देखिए जरा, आजकल बहुत कम लोगों की हिम्मत है कि वो दिखा पा रहे हैं। अब मैं एक एक पॉइंट का उत्तर देता हूं। धारा 370 हटी नहीं है, धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा आज भी है। अगर आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे 2019 वाले को, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस, कि हम धारा 370 की पावर्स को यूज करके 2 चेंज कर रहे हैं, और उसमें 35A वर्ड भी नहीं। 1959 में जो ऑर्डिनेंस आया था उसको निरस्त करते हैं, प्लस असेंबली की जगह LG रिप्रेजेंट करेंगे, 2 सेंटेंस का ऑर्डिनेंस है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले से झूठ बोल सकते हैं, मैं 1 घंटे का शो है, पूरे पैनल को चैलेंज करके जाता हूं यहां पर कि मुझे एक ऑर्डिनेंस दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि धारा 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। और अमित शाह जी का स्टेटमेंट था कि जिस तरह के 2 चेंजेस हमने किए हैं, ऐसे तो कांग्रेस ने 36 चेंज किए। पहले 2 प्रधानमंत्री होते थे, तमाम चीजें होती थी, 2 झंडे भी होते थे, हाई कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, और उसको भी बदलाव को फिर जिस तरह से 15 साल में वो 35A को भी हटा दिया कि आप 15 साल पहले वहां रहिए फिर प्रॉपर्टी खरीदिए। ये लोग तो बहुएं ला रहे थे वहां से कि बहू आएंगे अब वहां से। मैं कह रहा हूं मुझे 50 गज का एक प्लॉट जम्मू में दिलवा दें हमारे जफर भाई, आप आ जाइए, कल मेरे साथ दिला देता हूं। वापस आपको डोमिसाइल एक्ट पता नहीं है, सुनिए ना, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह रहे हैं, ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। 2 मिनट और रुक जाइए, आप चैलेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा और रुक जाइए। नहीं बोल क्या रहे हैं? नहीं अमित शाह को देखिए पूरा मौका मैं पूरा मौका दूंगी। दिक्कत ये है कि आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। गोदी मीडिया 4-4 बीजेपी समर्थक बैठाता है। बिल्कुल। अरे आलोक जी देखिए, उनको चुप कीजिए। आलोक जी ये तरीका ठीक नहीं है। चुप कीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आलोक जी ये आपके बोलने का तरीका नहीं हुआ। आपने वीडियो दिखाया, मैंने वीडियो, आप मोदी नामा चलाइए, मैं उड़ जाता हूं, मुझे कोई शौक नहीं। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो आपको मन आएगा वो आक्षेप आप लगाएंगे। नहीं देखिए मीनाक्षी जी, मैं किसी के आपने जो तर्क आपने रखना, आपको मुफीद लगा आपने रखा, उसका काउंटर किया जाएगा। मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला हूं। जफर भाई बोल रहे थे, मैं एक शब्द नहीं बोला। शांति से सुनिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, निर्लज्जता के साथ आज मैं कहूंगा देश के प्रधानमंत्री परिवारवाद पर आरोप लगाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो बाप बेटे दोनों कैबिनेट में मंत्री थे। अब्दुल्लाज अभी कौन सी बहन हमारी बोल रही थी, पहले दोनों मंत्री थे बाप बेटे, और उसके बाद पीडीपी के साथ सरकार चलाई। वो परिवारवाद नहीं था। 3.5 साल तक इंटरनेट बंद रहा पीडीपी के साथ सरकार चलाते हुए, और जिस समय कहा गया तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा,
उसके 7 महीने बाद तक सरकार चली। इनको पता कुछ है नहीं, शोर मचाते रहते हैं, बस केवल मोदी नामा पढ़ना है। एनआईटी का क्या हाल हुआ था सबको देखा था ना सबने। अब्दुल्लाज के साथ मैंने बताया दोनों मंत्री बने, पीडीपी के साथ सरकार बनाई। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पहले पेज पे तीसरा पॉइंट कि धारा 370 को मजबूत करेंगे। एक मिनट रुकिए ना मैम, एक मिनट रुक जाइए। नहीं आलोक जी, मेरे ख्याल मैंने जितना वक्त सबको देना था मैंने आपको भी दिया। वही तो प्रॉब्लम है ना। नहीं सर, आप देखिए, आप इंडिया टीवी पर आएंगे, आपका मन होगा जो आप बोलेंगे, और उसके बाद दूसरों के भी बोलने का समय आप ले लेंगे, तो ये तो नहीं होगा ना। केवल अपनी बात तो पूरी कर लूं ना, आपका एजेंडा ध्वस्त हो गया। नहीं सुनिए ना, आप मुझे बोल तो अरे सुनिए, आप अपना एजेंडा चला पा रहे हैं ना, आप अपना एजेंडा चला पा रहे हैं, इसके लिए तो आप धन्यवाद दीजिए। अब बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि धारा 370 जो है वो अति नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जितनी भीड़ आई वो नकली है। वो ये कह रहे हैं कि ये सारा एजेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, मैं दोनों की बात का जवाब दूंगा। जो आज दोनों बैठे हैं, इफ्रा जी और आलोक जी, उन्होंने बात कही कि इलेक्शन डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए। असली ओपिनियन पोल वो है। लास्ट इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ, मैं 2014 इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं, हालांकि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा था और पीडीपी से ज्यादा था। मैं लास्ट इलेक्शन की बात करता हूं जो डीडीसी के इलेक्शन हुए, 50% वोट भारतीय जनता पार्टी ने अकेले लिया। गुपकार गैंग ने मिलकर, 5 पार्टियों ने मिलकर 3.9 लाख वोट लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख वोट लिए, पूरी नहीं होने देंगे आप। 5 लाख वोट लिए और उनका एजेंडा बड़ा क्लियर था, 370 हटाना है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको वोट दिए। 2019 का इलेक्शन 50% वोट शेयर फिर से। आलोक जी, आप डिबेट छोड़कर जा रहे हैं, ये आपकी समस्या है। आप अपना माइक भी निकाल के जा रहे हैं, ये आपकी समस्या है, क्योंकि इस डिबेट में पूरा मौका हर व्यक्ति को मिला है। आप बार बार दोहराते रहे कि 5 बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर बैठा दिए, कुल मिलाकर 5 तो गेस्ट है। अगर आप भी अपने आप को बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर गिनते हैं तो यह आपकी समस्या है और आपकी पार्टी की समस्या है। सुनने का मादा रखना चाहिए। राणा जी अपनी बात पूरी करें। उसके बाद सबसे बड़ा वोट शेयर फिर से भारतीय जनता पार्टी का 2019 इलेक्शन में, एजेंडा में 370 हटाना। चलिए वो बात भी छोड़ देते हैं, अब बात कर रहे हैं 370 की। इसी कारण इस देश का ये हाल है कि कांग्रेस का प्रवक्ता कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू आया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू आ सकता है क्या? वो एक 370 को नॉन ऑपरेशनलाइज किया गया, जो बेनिफिट्स, जो एक्सटेंडेड प्रिविलेजेस जम्मू कश्मीर को दिए गए थे 370 के तहत, उनको विड्रॉ कर दिया गया। ये सिंपल है और ये कोर्ट जा चुके हैं, एनसीबी कोर्ट जा चुका है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता हैं वो शायद भूल रही हैं कि उनके नेता ने सुप्रीम कोर्ट में मेरे हलफनामे पे वापस हलफनामा भरा और कहा मैं हिंदुस्तानी हूं, पाकिस्तानी जिंदाबाद करते करते वो वापस हिंदुस्तानी बन गए। हिंदुस्तान का एफिडेविट भरना पड़ा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा इफ्रा जी, मैं ब्रेक के बाद लौटूंगी आप ही के पास, आपको पूरा मौका मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। इफ्रा जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम 370 पर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर एक और सवाल आपके सामने रखती हूं। आज की तारीख में अगर कश्मीर में चुनाव हो जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि कश्मीरी आवाम का साथ अब पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस से हटकर धीरे धीरे उनका मन बदल रहा है? आप भले ही आरोप लगा दें कि वहां पर आई हुई जो जनता थी वो ज्यादातर सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक व्यक्ति वहां पर जो मौजूद था वो सारे सरकारी कर्मचारी थे, वो स्वतःस्फूर्त भीड़ भी थी। जी, पहली बात तो वो सभी लोग सरकारी कर्मचारी ही थे और उसमें से कुछ लोग जो थे बीजेपी वर्कर्स थे। हमने जैसा बार बार कहा, हम आपको लिस्ट देने को तैयार हैं, वो आप उसको। एक बात। दूसरी बात, आप कहती हैं जम्मू और कश्मीर में चुनाव होंगे तो क्या बीजेपी जीतेगी? अगर बीजेपी जीतती तो शायद बीजेपी ने खुद चुनाव करा लिए होते। पहली बार हमारे देश की तारीख में ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि चुनाव कराओ, 5 साल से चुनाव क्यों नहीं करा रहे। ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात बीजेपी मानेगी या नहीं, आज तो हमको ये भी नहीं पता। तो ये कहना कि क्या बीजेपी जीतेगी, ये बताइए, क्या बीजेपी चुनाव से आज फिर से भागेगी या आज 5 साल बाद कहेगी चलो शायद इतना डरने की जरूरत नहीं है, लोगों को फेस कर ही लेते हैं, शायद हम जीत सकते हैं। चुनाव में जीतेगा कौन वो तो बाद में होता है, चुनाव से भाग रही है बीजेपी। लास्ट इलेक्शन हुए हैं 2014 में। तीसरी बात,
अमित रैना जी कहते हैं लास्ट इलेक्शन कब हुआ था? अभी 2 महीने पहले की बात है, लद्दाख में, कारगिल में पोल्स हुए, 26 में से नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे एलाइज ने 23 सीट्स ली, बीजेपी 3 सीटों पे आ गई। और आप कहती हैं कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। उससे पहले जो डीडीसी इलेक्शन हुए थे, जो अमित रैना जी ने अभी बात की थी, 70% सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे एलाइज ने ली थी। 70% सीटें, बिल्कुल 5 लाख वोट थे, आपके 3.9 लाख वोट थे। आप कहां से 70%? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। आप सोर्स दीजिए, मैं आपको ये सोर्स दे देता हूँ, इलेक्शन कमीशन का डेटा दे देता हूँ आपको। जीता अभी कारगिल में चुनाव हुए अमित रैना। हाँ, कारगिल में बीजेपी के पास पिछली बार कितनी सीटें थी वो बताइए? 3 सीट। और लद्दाख, कारगिल जम्मू कश्मीर में अब आता है, कारगिल लद्दाख जम्मू कश्मीर में अब आता है। बात जम्मू कश्मीर की चल रही है। अरे मैम, ये तो लगता है बात जम्मू कश्मीर की चल रही है। एक एक करके कारगिल में 370 हटाने के बाद तो वहां के लोग आपके हिसाब से उनको सपोर्ट करते हैं। तो सवाल ये है कि अब तो कारगिल से 370 हट गया, तो वहां बीजेपी 26 में से 3 सीटों पर क्यों आ गई? और बुद्धिस्ट एरियाज में भी बीजेपी को डिफीट मिली। ठीक है, तो क्या जी जफर जी इलेक्शन कराएंगे? जफर जी जवाब दे। जफर जी, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं कि आपने म्यूट कर दिया है। अब जी बोले। नहीं, मैंने कोई म्यूट नहीं किया है। जी बोले। अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है, बोले सर। जी, मैं ये कह रहा था कि ये एनसी के स्पोक्स पर्सन को जमीनी हालात से लगता है कि वाकफियत नहीं है। आज ये कह रही बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रही है, जब उनको खुद से इस बात का एहसास नहीं है। अरे एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट बीच में नहीं बोलिए ना, मैं बीच में नहीं। जरा इन्हें बताइए कि बीच में अभी इसी बात पे इतनी बड़ी बहस हो रही कि किसे कितना बोलने का मौका मिल रहा है। मैं पूरी पारदर्शिता आप लोगों के सामने बरत रही हूं। इनको यही तो है, आपको बिना जानकारी के बोलने की आदत है। आपको सिर्फ आप बीच में इंटरप्ट करते। मैंने आपकी बात सुनी ना, मैंने तो नहीं कहा कि आप आसमान से आई हैं, मैं वही कश्मीर में पैदा हुई ना, उसी की बात कर रहा हूं। उसके बावजूद भी आपको जानकारी नहीं, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कहा 7,000 सरकारी एम्प्लॉय थे, पैसा नहीं 55,000 लोग आए थे। अरे भाई, अरे बेस एक मिनट देखिए, ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ये गलत बात है, बीच में टोका टाकी नहीं। कभी थोड़ी सिविलिटी लाइए ना। आपको देख रहा है लोग कि आप सुन नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आपसे कुछ अर्ज कर रहा हूं, सुनिए शांति से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इन्हीं के बात को जरा देखिए, किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करना इनकी आदत हो गई है कि 7,000 लोग जो है वो सरकारी मुलाजिम थे कि नहीं, ये सर्टिफिकेट दे रही है। दूसरा कह रही है कि टोटल 1 लाख नहीं 55,000 थे। नहीं 55,000 लोग थे। अरे भाई, आपके इसमें 5,000 लोग नहीं आते हैं। यहां मोदी जी के अप्रूवल रेटिंग देखा 52%, आपने देखा कि नहीं? और दूसरी बात बता रहा हूं, इलेक्शन आते आते जिस तरह से लोगों का रुझान बढ़ रहा है, अभी आप हाथ उठाइए तो लोगों को एहसास होता है कि हाँ भाई, सरकार जब से ये 370 गया है, यहां जो है सरकारी निजाम से बहुत सारे बेनिफिट्स आ रहे हैं। ये तो हम इससे महरूम रहे थे। ये तो सिर्फ चंद लोगों को, या तो पार्टी के बड़े जो 3-4 पार्टियां बड़े लोग, या उनके 2-4 चमचों को मिलता था, नहीं तो किसी को नहीं मिलता था। एक आम नागरिक, जैसा मैंने कहा, ये एटीएम उनका था, अब एटीएम जनता का हो गया। अब जनता को बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए इनको परेशानी हो रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इलेक्शन अभी टाइम से होगा। इलेक्शन होने की जो हमने कमिटमेंट, हमारा इलेक्शन कराना, और हम इलेक्शन कराएंगे वहां, और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये भी आपको बता रहा हूं। इसलिए कि हालात चेंज हो गए। अब इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि कश्मीर में जिस तरह से हम चाहते थे रिगिंग करना, अब फारूक अब्दुल्ला क्या रिगिंग करके जीतते थे, अब रिगिंग होगा नहीं। मैं ये कह रही हूँ जफर जी, जो इफ्रा जहां कहने की कोशिश कर रही है कि अब आप अपना कमिटमेंट दे या ना दे, सुप्रीम कोर्ट ने तो आपसे कमिटमेंट ले लिया है कि अब आपको इलेक्शन तो करवाना ही होगा। आलोक जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फिर से जुड़ गए। आलोक जी, देखिए, जाने में आपकी खुशी थी और आप वापस लौटे हैं, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आलोक जी, कांग्रेस वाले आते जाते भागते रहते हैं। आलोक जी, का स्वागत है। आप लोगों का चैनल है। आलोक जी, आप वापस लौटे, इसमें बहुत स्वागत है आपका, और बहुत खुशी से मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। देखिए, मेरी पूरी कोशिश ये होती है, स्वागत है, मैं यही पूछ रहा हूँ। कईयों डिबेट हमने आपके साथ की है,
और बोलने का पूरा मौका मिलता है। तो इसलिए आलोक जी मन बड़ा रखें, खुला रखें, अब अपनी बात रखें। देखिए, मुझे लगता है कि 2023 के लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के रिजल्ट में मेरे पास हैं। बीजेपी कहां से जीत गई मुझे नहीं पता, कौन कौन क्या झूठ बोल के चला जाता है चैनल्स पे। इन्होंने पूरी तरह से वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर वहां पर डीडीसी बना है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, और तमाम मीडिया ने कहीं पर नहीं दिखाया। बीजेपी जीतती तो बड़ी वाहवाह होती। ये 2023 के रिजल्ट में सामने लेके बैठा हूं। मुद्दे की बात यह, 1 घंटे का शो मैंने चैलेंज किया था कि धारा 370 हट गई। 5 बुद्धिजीवी बैठे हैं यहाँ पर, मुझे बता दीजिएगा अगर कागज किसी को अगले 2 साल में भी मिल जाए तो मैं लेने के लिए और माफी मांगने के लिए तैयार रहूंगा। जहां तक बात है पूरी तरह से कि अगर बहुत अच्छा वहां शांति है और सब कुछ चंगा सी वहां पर मोदी जी की भाषा में, तो 10 साल से चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं वहां पर? पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा है कि चुनाव होने चाहिए? क्या इस सरकार के अंदर थोड़ी सी भी लज्जा है कि अगर अच्छे हैं तो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन सरकार को क्यों देनी पड़ रही है? लेकिन शायद मीडिया के साथ ये सवाल नहीं पूछेंगे। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, मैंने 2 चीजें एग्जाम्पल आपको दिए पिछले वक्तव्य में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ केंद्र सरकार में बाप बेटे दोनों मंत्री बनाए अटल जी की सरकार में, जब परिवारवाद नहीं था। पूरी जिंदगी पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस लड़ते रहे अब्दुल्ला फैमिली से। पहली बार केंद्र में सरकार बनाई तो उनको दोनों को मंत्री बनाया। अब पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई तो वहां पर परिवारवादी पार्टी जिसको कहते हैं ये, उन्हीं के साथ बनाई। और वहीं पर मुफ्ती जी बैठे हुए थे, जब कहा गया उन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद दिया, मोदी जी उसी मंच पर बैठे हुए थे। अब मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, 2 योजनाओं के नाम बता दीजिए। मैं 4 बताऊंगा जो मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू की थी। कश्मीरी पंडितों के लिए इन्होंने कोई 2 योजनाएं शुरू की हो वो बता दीजिए। पहली बार हुआ है कि कश्मीरी पंडितों के जो वहां पर कैंप हैं उनके अंदर लाठीचार्ज हुआ है, उनको राशन नहीं मिला। कश्मीरी पंडित की बात की है सर, मैं इसी पर ले लेती हूं, मैं इसी पर जवाब ले लेती हूं। एक अंतिम बात कहना हूं, अंतिम बात कहना हूं सर। एक योजना थी उड़ान योजना, जफर भाई तो राज्यसभा में भी रहे, बताएं जरा क्या थी वो और क्यों बंद कर दी इन्होंने? उसमें 5000 बच्चे हर साल जम्मू कश्मीर के पूरे देश में पढ़ते थे। तमाम योजनाएं बंद हैं। एनआईटी में कितने बच्चे हैं वहां पर? इस बार एनआईटी में लाठीचार्ज हुआ था, इंडिया टीवी ने भी दिखाया था, बच्चों की हड्डियां तोड़ दी गई थी मार मार के मोदी जी की पुलिस ने वहां पर। आज कितने बच्चे एनआईटी में मुझे बहुत खुशी है आलोक जी, जो ये अभी आपने अंतिम लाइन बोली ना कि खबर थी तो इंडिया टीवी ने भी दिखाई थी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये बात कही। तो आरती जी अब वो कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया इस सरकार ने, जरा बताएं। आप तो कश्मीरी पंडितों पर लगातार काम करती रही हैं, रिपोर्ट करती रही हैं, और आप तो वो दर्द झेल भी चुकी हैं, तो इसलिए अब आप ही बताएं कि कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार ने कुछ किया भी है या नहीं किया है, या बातें हैं सिर्फ? हेलो आरती जी, मुझे आप अगर सुन पाई हो, कश्मीरी पंडितों को लेकर आलोक जी ने अभी सवाल पूछा कि आखिर इस सरकार ने किया क्या है, क्या सिर्फ बातें हुई हैं या जमीन पे काम भी हुआ है? देखिए, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन 1990 में हुआ और 34 इयर्स हो चुके हैं। और किसी को अगर ये लगता है कि 34 साल जो वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री ने जिसने इंश्योर किया कि पहले तो कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकाला इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे, और फिर 34 इयर्स और जिस समय पर आप लोगों को निकाला उस समय पर भी बीजेपी समर्थित सरकार थी। ठीक है, यही देखो, ये आलोक जी फिर वही आप भी वही काम कर रहे हैं ना जिसके लिए थोड़ी देर पहले आप नाराज हो रहे थे। आरती जी की बात आ जाए, एक मिनट, आरती जी की बात आ जाए। किसी के बीच में मैंने कोई इंटरफेयर नहीं, मुझे बोलने दीजिए। 34 इयर्स इन्होंने इंश्योर किया कि कश्मीरी पंडित वापस ना जा सके, और मेरे को बात करने दीजिए। इन्होंने इंश्योर किया ना जा सके। आप इनको चुप कराइएगा तो छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं सुनिए, 34 साल इन्होंने, अरे मुझे बोलने दीजिए कि आप अजीब लोग हैं। बीजेपी का चैनल है प्योरली। आलोक जी फिर आपने वही गलती की, आलोक जी फिर आपने वही गलती की। पूरा समय आप जरा अपनी घड़ी मिलाकर देखिएगा, अपनी घड़ी मिलाकर आलोक जी देखिएगा, आपको पूरा समय मिला। आप मेरी डिबेट डिटेल नहीं कर सकते हमेशा एक तरीके के आरोप लगा के। आरती जी की आवाज आए सिर्फ, प्लीज। हाँ, 1990 में पहले तो ये कि बीजेपी सरकार में थी उनकी वजह से हम निकाले गए, ये गलत है। नैरेटिव बिल्कुल उल्टा है
कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार जो हुआ वो बिल्कुल कांग्रेस के टाइम पे हुआ। इन्होंने अलायंस किया, इनको भूल गया है कि इन्होंने रिगिंग कैसे की। लेकिन मैम अब कुछ बदला या नहीं बदला, सवाल ये है। नहीं, हाँ सवाल वो है। तो मैं आपको ये आपकी चैनल पे ये बता रही हूँ कि कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, वापस जरूर आएंगे अपने घर कश्मीर, और यही सरकार लेके आएगी। कब आएंगे? ये मैं लेकिन कब आएंगे? आरती जी एक मिनट, एक छोटा सा रिएक्शन, कब आएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। सरकार ने सरकार ने काम किया है, नहीं किया है, सरकार ने काफी काम किया, मैं कई कामों से सहमत नहीं हूं, मगर सरकार का अपने सोचने का तरीका है। मल्टीपल जगह पे कॉलोनीज बनी है जहां पे कश्मीरी पंडितों को बसाया जा रहा है। एक मिनट मुझे बात कर लेने दीजिए। आलोक जी मुझे बात करने दीजिए। 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, बात कर लेने दीजिए, आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। मनमोहन जी की बात, अरे मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहा हूँ, सुन लीजिए, कम से कम अपने नेता की तारीफ तो सुन लीजिए, अपने नेता की तारीफ सुन लीजिए, अपने नेता की तारीफ सुन लीजिए। प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक पीएम पैकेज बनाया जिसको लेकर 2008 में, जो 2010 में एक्टिव किया गया, जिसको उमर अब्दुल्ला को लग रहा था कि कश्मीरी पंडित नहीं आएंगे, तो कुछ संख्या के कश्मीरी पंडित आए, 1800 कश्मीरी पंडित आए, और उमर अब्दुल्ला ने उस कार्यक्रम पे रोक लगा दी। उसके बाद उसको इस सरकार ने वापस रिवाइव किया और 6000 लोगों की अभी तक नौकरियां लग चुकी है, और उनको बसाने के लिए 5 जगह पे कॉलोनीज बसाई गई हैं जिसमें कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अपने संगठन की तरफ से एज एन एक्टिविस्ट इस प्रोग्राम इस तरीके से खुश नहीं हूं, मगर यह कहना कि सरकार काम नहीं कर रही है कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने के लिए, ये। और दूसरा, यासीन मलिक जैसा गुंडा जो आपके प्रधानमंत्री के पास जाके चाय पीता है, जिसको मनमोहन सिंह चाय के लिए बुलाते हैं, एक आतंकवादी जिसने सैकड़ों हिंदुओं की हत्या करी, अमित रैना जी, जफर इस्लाम जी, आरती चिक्कू जी, आलोक शर्मा जी और इफ्रा जान जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।